Greetings to all. Myself, Dr. Linta Arora, Assistant Professor, Department of Botany, Government PG College Bara, Rajasthan. Today, we are going to study about diversity of microbes. बच्चों, आज हम सूक्ष्मजीवी विविधताओं के बारे में स्टडी करेंगे। अपने मेन टॉपिक पे आने से पहले सबसे पहले मैं आपको बीएससी पार्ट फर्स्ट के बच्चे हैं उनको सबसे पहले जब स्टार्ट कर रही हूँ तो एक इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। बीएससी पार्ट फर्स्ट बायो बॉटनी ग्रुप में आपके 3 पेपर हैं फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट पेपर है आपका डाइवर्सिटी ऑफ माइक्रोब्स एंड थैलोफाइटा, सूक्ष्म जीवों तथा थैलोफाइटा में विविधता। सेकंड पेपर है आपका ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। थर्ड पेपर है आपका सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, कोशिका विज्ञान, आनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन। बच्चों, मैं आपको फर्स्ट पेपर पूरा कंप्लीट पढ़ाऊंगी, डाइवर्सिटी ऑफ माइक्रोब्स एंड थैलोफाइटा, सूक्ष्म जीवों तथा थैलोफाइटा में विविधता। ये वाला पेपर मैं आपको कंप्लीट कराऊंगी। आज हम डाइवर्सिटी ऑफ माइक्रोब्स, इसका एक जस्ट मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, एक परिचय दे रही हूँ स्टार्ट करने से पहले। ये आपका फर्स्ट पेपर की फर्स्ट यूनिट आज से आपकी स्टार्ट हो रही है। An introduction. Microbiology is the study of organism or agents too small to be seen with naked eyes. Microorganisms are present everywhere as their presence can be marked in geothermal vents in the ocean depth to the person's skin. They are also present in soil, air and water. सूक्ष्मदर्शी यंत्र द्वारा दिखाई देने वाले जीवों को हम सूक्ष्म जीव या माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। इनमें से प्रमुख रूप से कौन कौन से हैं बच्चों? विषाणु, जीवाणु, माइक्रोप्लाज्मा, कवक, शैवाल इसमें सम्मिलित किए गए हैं। सूक्ष्म जीवों का अध्ययन सूक्ष्मजैविकी माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। ग्रीक शब्द जो माइक्रोज होता है, माइक्रोज का मीन क्या होता है? सूक्ष्म, बायोज मीन जीवन, लोगोज मतलब विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, यानी सूक्ष्म जीवन विज्ञान। सूक्ष्म जीव प्राय एक कोशिकीय अथवा कभी कभी बहुकोशिकीय होते हैं, जो कि जल, वायु, मृदा, मृत कार्बनिक पदार्थों तथा विभिन्न सजीवों पर बाह्य व आंतरिक रूप से निवास करते हैं। दे आर प्रेजेंट इन सोइल, वाटर, एयर एंड एवरीवेयर। एवरीवेयर में ये जियोथर्मल वेंट्स जो एकदम गर्म होती हैं वहाँ भी ये पाए जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और पर्सन्स स्किन के अंदर भी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। सूक्ष्मजीवी को निम्न वर्ग के प्लांट, लोअर प्लांट ग्रुप में रखा गया है। इसी प्रकार लोअर प्लांट एनिमल ग्रुप में कुछ जंतु तथा प्रोटोजोआ को रखा गया है। सूक्ष्मजीव वास्तव में ओमनी प्रेजेंट होते हैं, यानी कि सर्वत्र पाए जाते हैं। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ ये नहीं पाए जाते हैं, जो कि लाभदायक तथा हानिकारक दोनों प्रकार के होते हैं। ये हमारे लिए बेनिफिशियल भी होते हैं और ये हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं। Definition: Microbiology. Microbiology is the science that dealing with the study of microorganism. माइक्रोबायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में जिसमें हम स्टडी करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एन ऑर्गेनिज्म दैट कैन बी सीन ओनली विद द एड ऑफ माइक्रोस्कोप। सूक्ष्मदर्शी यंत्र द्वारा दिखाई देने वाले जीव जो होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म
कहलाते हैं एंड दे टिपिकली कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल सेल। माइक्रोऑर्गेनिज्म एंड माइक्रोबायोलॉजी। Microorganism, living things which individually are too small to be seen with the naked eyes. All the following may be considered microorganism: bacteria, fungi, protozoa, microscopic algae, virus, various parasitic worms. कौन कौन से माइक्रोस्कोपिक माइक्रोऑर्गेनिज्म कंसिडर किए गए हैं? बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, माइक्रोस्कोपिक एल्गी, वायरसेस एंड वेरियस पैरासाइटिक वर्म्स। माइक्रोबायोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म। माइक्रोऑर्गेनिज्म इसके अंतर्गत हम स्टडी करते हैं। फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की ये फाउंडेशन भी है ये। एमॉन्ग द मेनी स्पेशलाइज्ड फील्ड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, इसके स्पेशलाइज्ड फील्ड हैं कई। कौन कौन से हैं इसके? वायरोलॉजी, माइकोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, माइक्रोबायल इकोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजिकल माइक्रोबायोलॉजी, एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी, फूड माइक्रोबायोलॉजी, फॉरेंसिक माइक्रोबायोलॉजी एंड मोलिकुलर माइक्रोबायोलॉजी। Microorganisms are involved in production of 50% of carbon and 90% of nitrogen. They are involved in different processes like biodegradation, process of photosynthesis, process of digestion and in production of vitamins B and 12. ये कई प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि बायोडिग्रेडेशन, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की विभिन्न क्रियाओं में इन्वॉल्व होते हैं। प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, पाचन की विभिन्न क्रियाओं में ये इन्वॉल्व होते हैं। प्रोडक्शन ऑफ विटामिन बी एंड 12, विटामिन बी और 12 के प्रोडक्शन में भी ये इन्वॉल्व होते हैं। सोसाइटी गेट बेनिफिट फ्रॉम माइक्रोऑर्गेनिज्म बाय देयर यूज्ड इन ब्रेड, चीज़, बियर, वैक्सीन एंड एंटीबायोटिक्स प्रोडक्शन। इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा हमारी जो सोसाइटी है वो उसको कई लाभ होते हैं, जैसे कि ये ब्रेड में यूज आते हैं, चीज़ में, बियर में, वैक्सीन्स में और एंटीबायोटिक के प्रोडक्शन में ये यूजफुल होते हैं। हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट डिस्कवरीज ऑफ बायोलॉजी अकर्ड इन 1665 with the help of crude microscope, when Robert Hooke started that life's smallest structure units were cell। सबसे इम्पोर्टेंट जो खोज हुई थी 1665 में हुई थी क्रूड माइक्रोस्कोप के द्वारा। रॉबर्ट हुक ने जब बताया कि सबसे छोटी स्मॉल स्ट्रक्चर यूनिट है जो वो है, सबसे छोटी जो थी सेल है, वो कोशिका की जो है सेल है सबसे। एंटन वान लीवनहाक 1632 to 1723 was the first one to provide somewhat accurate information about microorganisms। एंटन वान लीवनहाक ने भी 1632 से 1623 के बीच में माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करी। हिज माइक्रोस्कोप हैड ए मैग्निफिकेशन ऑफ 50 to 300x। उसके माइक्रोस्कोप मैग्निफिकेशन 50 से 300x के बीच में था।
डिस्कवरी पीरियड चल रहा है बच्चों यहाँ पे आपके अपनी सबसे पहले, जैसे कि एंटन वान ल्यूवेनहॉक जो हॉलैंड वासी था, एंटन वान ल्यूवेनहॉक को दुनिया को सूक्ष्मजीवी दुनिया का प्रवर्तक पायोनियर भी माना जाता है। ल्यूवेनहॉक ने अपने बनाए हुए लेंस की सहायता से अत्यंत सूक्ष्म जीवों की खोज की जिन्हें एनिमलक्यूल्स कहा तथा 1676 में प्रोटोजोआ, शैवाल, यीस्ट जीवाणुओं का वर्णन किया। यानी कि ल्यूवेनहॉक का जो पीरियड था वो एक उसको दुनिया का पायोनियर माना जाता था, सूक्ष्म दुनिया का एक प्रवर्तक के रूप में इसको एंटन वान ल्यूवेनहॉक को मानते थे। इसके बाद आया ट्रांजिशन पीरियड, परिवर्तन काल। ल्यूवेनहॉक के समय तथा उसके बाद में भी कई महत्वपूर्ण कार्य हुए। इसमें से यह आया थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, स्वजनन का सिद्धांत, अर्ली बिलीफ दैट सम फॉर्म ऑफ लाइफ could arise from vital forces present in non-living or decomposing matter, abiogenesis, or simply organism can arise from non-living matter. But this theory was later challenged by many scientists. इस पर कई विवाद हुए और इस थ्योरी को कई साइंटिस्ट ने चैलेंज किया। John Needham and Lazzaro Spallanzani were still supported theory of spontaneous generation by proving that air carried germs to culture media. Schwann, Friedrich, and von Dusk in 1830s disproved that by allowing air to enter flask but only after passing through a heated tube or sterile wool, so no growth appear. Still some scientists believed in theory of spontaneous generation. फ्रांसिस्को रेड्डी ने 1665 में स्वजनन के सिद्धांत का खंडन किया। रेड्डी ने भी खंडन किया इसका। उसने बताया कि मांस के टुकड़े पर पैदा होने वाले कृमि जो होते हैं मैगेट होते हैं जो वास्तव में मक्खियों के लार्वा थे। जब मांस का मुंह बंद करने के बाद बर्तन को ढक कर रखते हैं तो कृमि उत्पन्न नहीं होते हैं। स्वजनन के सिद्धांत पर जॉन नीदम तथा लेजारो स्पेलेंजानी ने भी आगे कई प्रयोग किए तथा इसे असत्य बताने के प्रमाण जुटाए। इग्नाज सेमेलवेल्स व जॉन स्नो ने रोग संचरण पर कार्य किया। स्लाइडेन, फ्रेडरिक और वॉन डस्ट ने भी इस पर कार्य किया। फिर आया नेक्स्ट पास्चर्स एक्सपेरिमेंट। लुईस पास्चर का एक्सपेरिमेंट आया, उसके लुईस पास्चर का प्रयोग आया। These assumptions provoked Louis Pasteur 1822 to 1895 to settle the matter once and for all. He first trapped airborne organism in cotton, then piece of cotton caused microbial growth when placed in sterile medium. Then he did another experiment to solve the controversy, considered by the many as father of microbiology. लुईस पास्चर को कई ने फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के रूप में कंसिडर किया। लुईस पास्चर का टाइम 1822 से 1895 के बीच में है। इसने सूक्ष्म जैवीय विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिए। सबसे पहले तो इसने बताया कि टार्टरिक अम्ल 2 प्रकार के क्रिस्टल बनाता है
उसने सूक्ष्मदर्शी की सहायता से उन्हें पृथक करने में सफलता प्राप्त की। इसके बाद इसने किण्वन फर्मेंटेशन एक जैविकी प्रक्रिया है जो यीस्ट जीवाणुओं की क्रिया से होती है। ये सूक्ष्मजीव रोग भी फैला सकते हैं, ये लुईस पाश्चर ने बताया। इसके बाद उसने बताया कि वायु में भी सूक्ष्मजीव उपस्थित होते हैं। अवायवीय जीवन की खोज तथा वायवीय तथा अवायवीय तकनीकी शब्दों का प्रथम बार उपयोग भी लुईस पाश्चर ने किया। एंथ्रेक्स के प्रति भेड़ों में असंक्राम्यता को स्पष्ट भी लुईस पाश्चर ने ही किया, इसलिए इसको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के रूप में कई लोगों ने इसे कंसिडर्ड किया। कोच पोस्टुलेट्स, रॉबर्ट कोच का पोस्टुलेट्स का सिद्धांत जो था, कोच पोस्टुलेट कोच की अभिधारणाएं थी जो कोच पोस्टुलेट्स। कोच ने क्या क्या अभिधारणाएं दी? द कॉजुलेटिव एजेंट मस्ट बी प्रेजेंट इन ऑल एफेक्टेड ऑर्गेनिज्म बट एब्सेंट इन हेल्दी इंडिविजुअल। The agent must be capable of being isolated and cultured in pure form. When the cultured agent is introduced to be a healthy organism, the same disease must occur. The same causative agent must be isolated again from the affected host. रॉबर्ट कोच जर्मन साइंटिस्ट था। रॉबर्ट कोच जर्मन डॉक्टर था। जर्मन डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने 1843 से 1910 के बीच में सूक्ष्मजीवी के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिए। एक तो रोगों के जर्म व रोगाणु का प्रतिपादन किया, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीजेस दी इसने। कोच की अवधारणाएं, कोच पोस्टुलेट्स दिए इसने, और शुद्ध संवर्धन तकनीक का विकास किया, डेवलपमेंट ऑफ प्योर कल्चर टेक्निक। जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज ने दी। कोच ने पशुओं में जीवाणु से फैलने वाले रोग एंथ्रेक्स के बारे में विस्तृत अध्ययन के आधार पर यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि रोग या बीमारी रोगाणुओं या जर्म्स के इन्फेक्शन से होती है। और ये द कॉजुलेटिव एजेंट्स मस्ट बी प्रेजेंट इन ऑल एफेक्टेड ऑर्गेनिज्म बट एब्सेंट इन हेल्दी वन। अब हम कोच के पोस्ट्यूल्स पे आते हैं, कोच की अभिधारणाएं। कोच द्वारा जिन प्रक्रियाओं के क्रम में रोगों का रोगाणु सिद्धांत प्रतिपादित किया उन्हें कोच की अभिधारणाएं या कोच पोस्टुलेट्स कहते हैं। ये इसने 4 पॉइंट्स में दिया। The causative agent must be present in all affected organism but absent in healthy individual. किसी भी संदिग्ध रोग, सस्पेक्टेड डिजीज होती है, द्वारा उत्पन्न लक्षण रोगजनक के शरीर में उपस्थिति के कारण ही दिखाई देते हैं और वह हेल्दी इंडिविजुअल में एब्सेंट होते हैं। द एजेंट मस्ट बी कैपेबल ऑफ बीइंग आइसोलेटेड एंड कल्चर्ड इन प्योर फॉर्म। इस रोगाणु को रोगी जीव से पृथक करके, आइसोलेट करके शुद्ध संवर्धन में संवर्धित करना संभव होना चाहिए। प्योर कल्चर में इसको कल्चर करना संभव होना चाहिए। When the cultured agent is introduced to a healthy organism, the same disease must occur. शुद्ध संवर्धन से प्राप्त रोगजनक जीवों को स्वस्थ रोगग्राही या जीव में निवेशन किया कराने पर, कोई भी हेल्दी सस्पेक्टेबल प्लांट या जीव है उसमें उसका इनोकुलेशन कराने पर रोग अवश्य होना चाहिए। सेम डिजीज मस्ट अकर, रोग जरूर अवश्य होना चाहिए। द सेम कॉजुलेटिव एजेंट मस्ट बी आइसोलेटेड अगेन फ्रॉम द affected host.
निवेशित रोगग्रही जीवों से रोगजनक जीव को पुनः पृथक करना संभव होना चाहिए। ये तो कोच की अभिधारणाएं हैं, कोच के पोस्टुलेट्स हैं। अब नेक्स्ट इसके क्लासिफिकेशन और इसकी अदर स्टडीज, अदर इसके चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बच्चों बताऊंगी। थैंक यू सो मच।